अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक बहुत ही ख़तरनाक खबर, और वो किधर से आ सकती है? हमारे हमसाए से आ सकती है। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनका नाम है बसवाती मुखर्जी। वो इनकी यूरोपियन यूनियन में एम्बेसडर रह चुकी हैं, और इस टाइम वो गवर्नमेंट की एक तरह से माउथ पीस भी बनी हुई हैं। और ख़ास तौर पे जब से इनको पाकिस्तान के हाथों बुरी तरह शिकस्त हुई है, तो रोज़ाना कोई नई से नई खबरें फैला रहे होते हैं। उसने पिछले दिनों बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया, और उसमें बात की कि कोई आने वाले दिनों में इसराइल पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक कर सकता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंसदानों को अटैक कर सकता है। और साथ उसने ये बात बताई, उसने कहा कि आप देखिएगा कि ये बात 3 हफ्तों के अंदर हो जाएगी। ये बात इतनी ज़्यादा फैली नहीं है, यानी कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया में ये बात का जिक्र नहीं आया, और मुझे भी शायद ना पता चलता। अबसार आलम साहब ने पिछले दिनों को एक व्लॉग किया, तो उसमें उन्होंने इसके बारे में ज़िक्र किया। और ये वाकई एक अलार्मिंग न्यूज़ है। इसलिए नहीं है कि एम्बेसडर जो है वो को बड़ी पहुंची हुई है, या इसराइल वाले उसको डायरेक्ट कोई इस तरह की इतलात देते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इसराइल और इंडिया दोनों बहुत करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं। और जब पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग चल रही थी, तो उस दौरान भी इसराइल के कमांडो वो इधर इंडिया में आए हुए थे कि वो उनकी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। अब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की टारगेटिंग की जब बात होती है, तो ये पाकिस्तान का एक पुराना कंसर्न है। और इस हवाले से इतलात भी मिलती रही माजी में कि जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए थे, तो तब भी इंडिया वाले इस तरह की को प्लानिंग इसराइल के साथ मिलकर करते रहे। लेकिन पाकिस्तानी हमेशा से इस मामले में बड़े चौकस रहे हैं। तो इस हवाले से हमें इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए, और बिलखसूस ऐसे टाइम पर कि जब हमारा सऊदी अरब के साथ भी मुआहदा हुआ है। सऊदी अरब को किस से ख़तरा हो सकता है? सऊदी अरब को ना यमन से ख़तरा है इतना, ना उनको मिस्र से ख़तरा है। उनको ख़तरा है तो वो इसराइल से है, और कतर पर बमबारी के बाद से उनको ये ख़तरा मौजूद है। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा किया, तो वो इन अ सेंस पाकिस्तान डायरेक्ट मिडल ईस्ट के मामलात में इन्वॉल्व हो गया, कि अगर किसी तरह की इस तरह की कोई मुहिम जो इसराइल सऊदी अरब के ख़िलाफ़ करेगा, तो पाकिस्तान उसको जवाब देगा। तो लिहाजा एक इसराइल को इस हवाले से एक कंसर्न मौजूद है। नाजरीन, मैं आपको एक बात का इंकशाफ करता जाऊँ कि मेरी एक दफ़ा जो मौजूदा इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। मैं पहले को हल्का सा इस बारे में ज़िक्र कर चुका हूँ। ये बात 2008 की है। उस टाइम मैं न्यूयॉर्क टाइम में होता था, और ये नेतन्याहू उधर आए थे। तो खैर, जिस मीटिंग में ये मौजूद थे, मैं भी उधर मौजूद था, मेरा भी तारफ़ हुआ। तो इन्होंने ये बड़ा एक दिलचस्पी ले रहे थे कि मैं कोई पाकिस्तान के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले अपनी बात ख़त्म कर लूँ। तो इन्होंने जो उधर प्रेजेंटेशन दी थी, तो इन्होंने कहा था कि जो इसराइल को ख़तरा है वो दो ममालिक से है। नंबर वन एनिमी जिसको डिक्लेयर किया, वो उन्होंने ईरान को डिक्लेयर किया। और नंबर टू जो उन्होंने ज़िक्र किया, वो पाकिस्तान का किया। यानी कि चूँकि वो मैं भी उधर मौजूद था, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने की बजाय उन्होंने कहा कि ईरान नंबर वन, उमर्स कंट्री नंबर टू, यानी कि उमर का मुल्क जो है, यानी कि वो सऊदी पाकिस्तान की बात हो रही थी। तो जब नेतन्याहू ने अपनी तकरीर ख़त्म की, अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म की, तो मैंने नेतन्याहू से पूछा, मैंने कहा कि जो मैं समझता हूँ या जो मेरे नॉलेज में है, वो जब पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके किए थे, तो इसराइल को इनडायरेक्टली इन्फॉर्म किया गया था कि आपको हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में परेशान होने की कतअन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्लान जो है वो इंडिया सेंट्रिक है। तो उस टाइम जो नेतन्याहू ने बात की, जो आज का वज़ीर आज़म है, उसने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसराइल को ये पैगाम पहुंचा था। लेकिन यह है, उस टाइम अगर आपको याद हो 2008 में क्या चल रहा था, उस टाइम तालिबान थे। तो उसने कहा कि वो उस टाइम इंटरनेशनल मीडिया भी इस तरह की बहुत सी बातें फैलाता था कि हो सकता है कि एक दिन तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान में हुकूमत संभाल लें। तो उसने कहा कि हमें सिर्फ उस सूरत में ख़तरा है कि अगर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तो फिर जो एडमी प्रोग्राम के वारिस भी ये बन जाएंगे, तो लिहाजा उस टाइम हमें बहुत खदशा होगा। तो ये उस टाइम की बात है। जो एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो
इज़राइल की आंखों में खटकता है और शुरू से खटकता है। और उसकी एक मिसाल ये है कि उसने अपने इर्द गिर्द किसी को भी इस हवाले से प्रोग्रेस नहीं करने दी। कोई इराक़ ने इस मामले में एफ़र्ट की, उन्होंने अपना एक न्यूक्लियर प्लांट भी लगाया, इन्होंने उसको जाकर तबाह कर दिया। अभी आपने ईरान के हवाले से देखा कि जो उन्होंने अपनी एफ़र्ट की वो किस हद तक कामयाब हुए या नाकाम, ये बात की बातें हैं। सो मच कि अमेरिका भी उस टाइम ईरान की जंग में इन्वॉल्व हो गया, बमबारी में इन्वॉल्व हो गया। तो लिहाजा इस बात को हमें संजीदगी से लेना चाहिए। मुझे आप ये समझें कि ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से हम हमेशा चौकस रहे हैं और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ऐसा असासा है कि जो तमाम जमातें जो कि आपस में एक दूसरे की जानी दुश्मन भी हैं, उन सब के लिए ये एक मुश्तरका मोहब्बत है। और ये एक वाहिद प्रोग्राम है कि जो किसी भी सियासी गवर्नमेंट आने जाने इन चीज़ों से बिल्कुल कता नज़र ये प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा और फिर हम जो है फाइनली एक एटमी ताकत बन गए। बहुत सारे लोग इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन नाजरीन याद रखिएगा कि आपकी इस टाइम पूरी दुनिया में जो वैल्यू है वो इस प्रोग्राम की वजह से है। अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो जब इंडिया के साथ हमारा प्रॉब्लम चलता है या चला, उस टाइम कोई इंटरनेशनल कंट्री और इंटरनेशनल पावर उसमें इन्वॉल्व ना होती। वो इसलिए डरते हैं कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है बरे सगीर। तो ये इंडिया जो है, इंडिया के हालात देखें, इसका बजट हमसे 10 गुना ज़्यादा है। ये एक छोटे से मुल्क को जाके, जो कि एक शैतान मुल्क है, ये जाके उनको इस्तेमाल कर रहा होता है कि यार साडा तो नहीं, तुसी कोई कर लो। उनको जाके प्रवोक करता है कि देखें इनका तो सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात बन गए हैं, तो ये तो आपके लिए भी ख़तरा बन गए हैं। तो ये ख़ुद कुछ नहीं कर सकते, ये आगे बाहर से जो दूसरे लोग हैं उनको उकसाते हैं। लेकिन अगर इसराइल ने इस तरह की को हरकत की तो उसको एक मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है अगर कोई इस तरह की हरकत की, अगर उनका कोई वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में भी दाखिल हुए, तो नाजरीन ये बात याद रखिएगा कि ये चीज़ जो आगे से जवाब मिलेगा वो एक वर्ल्ड वार 3 की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अब जो ये जिस एम्बेसडर से मैंने बात शुरू की या जो उसने एक शरारती बयान दिया, वो आई डोंट नो कि वो अपने लोगों को बताने के लिए उसने किया है कि जो यानी कि उनको एक मुतमिन करने के लिए, उनके लोगों का एक साइकोलॉजिकली मोरल उनका बहुत डाउन है। तो वो चाहते ये हैं कि हमारे लोग जो है ना वो ये सोचें कि अच्छा होना सी तो कुछ नहीं कर सके, इसराइल ही आके ना निपटेगा। लेकिन इसराइल जो है यानी कि उसको ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो किसी और कंट्री की तरह नहीं है कि जिधर जाके ये बमबारी करेगा या ये समझेगा कि ये हमारे हमसाए हैं। ये एक डिफरेंट कंट्री है और ये एक डिफरेंट पावर है और इस इधर से इसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और इंशाल्लाह मिलेगा। अब ये एक एम्बेसडर ने शरारत की है, दूसरी तरफ जो है वो उनके जो एयर चीफ़ हैं वो जी कि वो पाकिस्तान जो अपने आप को ठीक कर ले, नहीं तो हम इसको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। और ਤੁਹਾਡੀ की औकात है, अगर तुम इतने जोगे होते तो अपने जहाज़ तो ना इतने गिरवाते। अब जो है यानी कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की तवीलें तलाश कर रहे होते हैं, कभी जाके कोई डांस करके शो कर रहे होते हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है, कभी कोई और बहाने तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई नैरेटिव को बाय करने को तैयार नहीं है। बल्कि जिन जिन ममालिक ने इन पर इन्वेस्टमेंट किया है, बिलखसूस अमेरिका ने, वो भी पछता रहा है कि हम इसको चाइना के मुकाबले में तैयार कर रहे थे, ये तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पा रहा। एनीवे, पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाज़त करेगा और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ जो हैं वो इस लिहाज से चौकस बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मल्टी नेशनल कंपनीज़ के हवाले से है कि वो पाकिस्तान से एग्ज़िट ले रही हैं। अभी आज सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही थी वो प्रॉक्टर एंड गैमल एक कंपनी है, या आप समझें कि एक जिलेट एक कंपनी है जिसकी आगे एफिलिएट जो है वो प्रॉक्टर एंड गैमल है। पाकिस्तान में आप जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, इनके पैम्पर भी हैं, वो शैम्पू भी है, इनकी जो ब्लेड भी हैं, मैं भी जो इस्तेमाल करता हूँ वो भी ज़्यादा जिलेट के करता हूँ। लिहाजा मैं मुतासरीन में शामिल हूँ कि जिलेट वाले जा रहे हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा मैं अफसुर्दा नहीं हूँ। एक तो ये है कि वो पाकिस्तान में जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए वो एक थर्ड पार्टी सर्विस के ज़रिए वो चीज़ें अब भी बेचेंगे। और दूसरी बात यह है कि क्या उनके जाने से एक ओवरऑल हमारे एक इन्वायरमेंट पर अदम एतमाद का इजहार है कि ये कोई बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, या कोई ओवरऑल जो एक इंटरनेशनल जो सिचुएशन बन रही है ख़ास तौर पे
ट्रंप के आने के बाद के जो उसने टैरिफ लगाए हैं और बहुत सारी कंपनियां अपने जो ऑपरेशन हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं। यानी मसलन अगर उनके 5 ममालिक में दफातर हैं तो उनके ख्याल में जिधर सबसे बड़ी उनकी मार्केट है वो उस जगह पे एक दफ्तर बना के बाकी 5 ममालिक को भी उधर से डील कर रहे हैं। अब यह है कि ये क्यों गए। एक तो नाजरीन ये है कि इनका पाकिस्तान में कंपेटिटर है ट्रीट ब्लेड वाले जो हैं, इनके नाम काफ़ी है। तो ये जो सैयद बाबर फैमिली हैं उन्हीं के रिलेटिव्स हैं, उनकी है। और वो ट्रीट ब्लेड जो है, इनके जो ट्रीट कंपनी है, बेसिकली ब्लेड तो यानी कि उनकी एक प्रोडक्ट है, वो इनको काफ़ी देर से टफ़ टाइम दे रहे थे और इनकी सेल कम हो रही थी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की सेल कम हो रही थी। उनकी कोई जो 2023 में कोई 1.5 अरब थी और जो 2024 में वो 2023 में वो 3 अरब थी और 2024 में वो 1.5 अरब हुई। इस पर सरमाया ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर हैं, सीईओ हैं लईक साहब, लईक अहमद। उन्होंने इस पर काफ़ी लिखा भी है, साथ उन्होंने ग्राफ भी पेश किए कि क्या वजह बनी और जो ओवरऑल कंपनी का जो एक प्रॉफिट रेशो है वो कम हो रही है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। एक तो ये वजह बनी कि उन्हें मार्केट में कंपटीशन मिल रहा था और उस लिहाज से उनके लिए जगह सुकड़ रही थी, यानी कि लोकल ब्रांड जो हैं वो आके उनको compete कर रहे थे। ये तो एक अच्छी बात है कि लोकल ब्रांड एक अगर मल्टीनेशनल कंपनी की जगह को लेता है तो वो एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का ओवरऑल कोई इन्वायरमेंट कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। टैक्स के हवाले से लोगों की अक्सर शिकायत होती है और टैक्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं। जो अक्सरियत है वो टैक्स देते नहीं और जो 4 लोग टैक्स देते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि इनसे हर चीज़ ले लें ताकि बाकियों की जो है कमी वो भी इधर पूरा करें। एक ये भी मसला है। इससे भी जो एक बड़ा मसला है वो है डॉलर की रीपैट्रिएशन, कि जो अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी आती है तो वो बाहर वो साथ अपने डॉलर वो इधर आए प्रॉफिट बना के तो उन्होंने इधर ही तो नहीं रखना, वो वापस लेकर जाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डॉलर की शार्टेज होती है। डॉलर के हमारे पास ज़राए क्या हैं? डॉलर की एक तो हमें एक्सपोर्ट की शक्ल में डॉलर बाहर से आता है और दूसरा जो रेमिटेंसेज है उसकी शक्ल में आता है। अब जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल इधर काम कर रही थी वो तो इधर लोकल मार्केट से रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, वो कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स नहीं थी कि वो इधर में उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं और पाकिस्तान में इधर से बाहर कोई माल जा रहा है और उसका पैसा जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है, लिहाजा डॉलर पाकिस्तान में नहीं आ रहा था। डॉलर अगर जाता है तो फिर इस तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो डॉलर जिस मुल्क की होती हैं या जिस और जगह पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो वापस लेकर जाना चाहती हैं और स्टेट बैंक वाला जो है वो फिर दरवाजे में जो है ना इस तरह करके तो खड़ा हो जाता है कि यार डॉलर ना लेके जाना। तो ये बड़ा एक मसला रहता है अक्सर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए। तो उसके लिए आइडियली हमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें ऐसी चाहिए कि जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो कि चीज़ें पाकिस्तान में बने लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जाएं और उधर से पैसा जो है वो पाकिस्तान आ रहा हो। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि क्या जो प्रॉक्टर गैम्बल है ये सिर्फ पाकिस्तान से गई है? प्रॉक्टर गैम्बल पिछले 2 साल में और भी 3 ममालिक से गई है। ये बांग्लादेश से भी इन्होंने एग्ज़िट ले लिया है, ये नाइजीरिया से भी गए हैं, ये उधर से अर्जेंटीना से भी गए हैं। कोई इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि शायद वो सऊदी अरबिया में भी कोई क्लोजिंग कर रहे हैं कोई इस हवाले से। अच्छा, एक और चीज़ जो लोग बात कर रहे होते हैं वो ये है कि जी क्रीम जो एक जो टैक्सी थी या उबर वाले जो हैं वो चले गए हैं। अब मेरा यानी कि इन लोगों से एक सवाल है कि अगर आपके पास क्रीम हो और दूसरी तरफ वो पाउडर, ठीक है, पाउडर का मतलब ये है कि इन ड्राइव हो, या एक और उनकी आई है मेरे ख्याल येंगो है या कौन सी है एक नई कंपनी आई है, अगर आपको जो इनमें से किराया कम लेगा आप उसकी तरफ जाएंगे या आप कहेंगे नहीं मैं क्रीम ही लगानी है? अब इनको असल में कंपटीशन आया है। चाइनीज़ कंपनीज़ जो है उन्होंने आके कंपटीशन दिया है। चाइनीज़ जो है ये तो अमेरिका में जाके अमेरिकी कंपनी को बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। तो चाइनीज़ का ये कमाल है कि वो चीज़ जो है जिधर भी बेचते हैं जो रेट चल रहा होता है मार्केट से वो रेट ही तोड़ देते हैं, वो आके सस्ती चीज़ बेच लेते हैं। तो उनकी ये कंपनीज़ जो हैं उन्होंने मार्केट उनकी कैप्चर कर ली। क्रीम वाले जो हैं वो फारग होना शुरू हो गए। पहले तो क्रीम का और उबर का मर्जर हुआ, फिर बाद में इन्हें पता चला कि
यहाँ हमारा यहाँ कोई भी नहीं, वो इधर से निकलना शुरू हो गए। तो ये जो कंपटीशन की बात है उसका, अदरवाइज़ ये नहीं है जी कि वो कहते हैं जी कि हमें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा शिकायत है तो हम इसलिए जा रहे हैं, यानी कि उनकी अपनी जो एक इकनॉमिक रिक्वायरमेंट्स थी जो कंपेटिटर्स से उनको नहीं सूट कर रहा होगा, वो इधर से चले गए। ठीक है, तो या इवन टेलीनार वाले गए हैं, टेलीनार जो है उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो जोंग वालों ने दिया, अगेन एक चाइनीज़ कंपनी है। शेल वाले गए, अच्छा शेल जो गए उसकी आगे जो शेयर ख़रीदे हैं वो सऊदी अरब ने ख़रीदे, तो लिहाजा उस केस में तो एक तरह से बैलेंस हो गया कि कोई गए हैं बाहर, यानी कि कोई एक इन्वेस्टर गया है और उसकी जगह दूसरे ने आके ले ली है। लेकिन जो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे बात किया कि कोई हमें इस तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए कि जो सिर्फ इधर आके चीज़ें ना बेच रही हो। ठीक है, वो तो उनको तो एक कंज्यूमर मार्केट मिली, हमें असल में कोई एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ की ज़रूरत है कि जो इधर से चीज़ें बनाएं और बाहर जाके उधर बेचें। तो उससे जो है पाकिस्तान में कुछ ज़र मुबादला आएगा और डॉलर का जो हम पे एक स्ट्रेस है या एक जो प्रेशर आता है डॉलर पर वो कम होगा। तो ओवरऑल हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। मैं माजी में भी बात कर चुका हूँ कि जो है ओवरऑल जो एक पाकिस्तान से भी जो फीलिंग जाता है वो को अच्छा नहीं जाता कि अगर इधर का लोकल इन्वेस्टर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कोई एक मीडिया कंपनी चला रहा हूँ, तो बाहर से आके किसी ने अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है तो वो मुझे पूछता है कि मीडिया के कैसे हालात हैं, तो मैं ना कि इतने थे यानी कि बुरे हालात ने, तो वो भी पाकिस्तान नहीं आएगा। तो ओवरऑल इधर भी लोगों के, बिज़नेस वालों के कंसर्न एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप उनको खुला छोड़ दें, उनसे टैक्स ना लें। हमारे भी बहुत सारे बिज़नेस सब्सिडी पे चल रहे होते हैं, लेकिन यह है कि उसके साथ साथ जो एक चीज़ों को बैलेंस करना सीखें, उनसे टैक्स भी लें और उनको सहूलतें भी दें ताकि आपका बाहर भी एक अच्छा मैसेज जाए। तो अब हम अपने एक आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली के हवाले से। आपको पता है कि वो इस टाइम जो है नज़रबंद हैं और उनका कोई एक मुतनाज़ब किस्म का एक क्लिप चला था और उसकी वजह से काफ़ी जो मजहबी जमातें हैं जिनके उनके साथ पहले भी इख्तलाफ लड़ाइयाँ चल रही थी, उन्होंने उसको काफ़ी इशू भी बनाया। मैं इस मामले में कोई जजमेंट देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन यह है कि वो मामला चल रहा था। वो मामला जो है आगे जब इधर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में, आई डोंट नो कि कैसे पहुँचा, उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कहा जी कि मिर्ज़ा जो इंजीनियर है, यानी कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने गुस्ताही की है। अब यह है कि ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म का एक फतवा है कि जो कि किसी अदालत में सेट होना चाहिए था जिसमें उनको सुना भी जाता। इस केस में उनकी साइड को सुना नहीं गया। अब इस पर आगे मामला चला गया हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक असलम हाकी साहब हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है। उन्होंने कहा कि ये काम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वाले नहीं कर सकते थे। तो इस पे जो हाई कोर्ट है उसने कहा जी कि वो इंजीनियर साहब वो किधर हैं। उन्होंने कहा जी कि वो तो जेलम में है। तो उन्होंने कहा जी कि आप जो है लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बंदा मौजूद है, आप उधर जाएं। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो जुरिस्डिक्शन का मामला है इधर, ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये फतवा दिया है या अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, ये जो भी है, तो इससे उनकी जान को भी ख़तरा है। और असलम हाकी का कहना था जी कि मैं माजी में ख़ुद इस तरह के इल्ज़ामात का शिकार हुआ हूँ, तो लिहाजा मैं इस चीज़ को फ़ील करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उन्हें ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बुला लिया है। किन को बुला लिया? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को, कि इधर आओ भाई जवानों, क्या मसला क्या है। अब इस पे ये बड़ी एक अहम और बड़ा एक इल्मी इशू है कि ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो इल्ज़ामात की बुनियाद पर उनका लोग पथराव कर देते हैं, किसी को वैसे मार देते हैं। ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू भी है। तो अदालत इस मामले में क्या फ़ैसला देती है कि जो इसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उसका क्या स्टेटस है, क्या वो किसी के बारे में उसको सुने बगैर, यानी कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है ये है कि उसमें इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को सुना नहीं गया, तो क्या उसको सुने बगैर क्या इस तरह का बड़ा फ़ोरम, इतना मोतबर फ़ोरम कोई किसी के बारे में राय दे सकता है या नहीं। तो ये आने वाले दिनों में ये एक बड़ा अहम नुक्ता होगा। नाजरीन, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी, और मुझे दें इजाज़त, मैं जा रहा हूँ।